गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको गद्य खंड का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति और इसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया है। देखिए किस तरह से हमारी भारत की संस्कृति है और हम सब कैसे एक साथ यहाँ पर मिलकर रहते हैं। तो किस तरह से उन्होंने देखिए भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के बारे में यहाँ पे बताया है। हम आपको देखिए पढ़ाते हैं गद्यांश 1 और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय भी आपको लर्न करना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय और इनका जो लेसन है ये भी पूरा बहुत मोस्ट है। देखिए गद्यांश 1 में लेखक क्या करें, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। यानी कि असम जो है, असम की पहाड़ियों में अगर 300 इंच वर्षा मिलेगी, यानी हर समय वहाँ पर वर्षा होती रहती है। 300 इंच वर्षा मिलेगी का मतलब है हर तरफ वहाँ पर पूरी जगह वर्षा ही वर्षा हो रही है। तो जैसलमेर में क्या है, तप्त भूमि मिलेगी, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वहाँ पर क्या है, उसका उल्टा है, साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। वहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती, यानी कि वहाँ पर बिल्कुल जैसे रेगिस्तान होता है वैसा हो रहता है, बिल्कुल वहाँ पर कभी वर्षा नहीं होती है कोई ऐसा। अब ये हमारी जो भारत की भूमि है, यहाँ पे क्या होता है कि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ऐसा कोई अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, ऐसा कोई फल नहीं जो यहाँ पैदा ना किया जा सके, ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ की भूगर्भ में ना पाया जाता हो। तो देखिए लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा अनाज नहीं है यहाँ पे जहाँ पे जो हम भारत में उगा ना सकें, और कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ ना प्राप्त होता हो, धरती के गर्भ से में ना पाया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं है जो हमें यहाँ पर हम उगा नहीं सकते हैं। इस तरह से यानी कि कहने का मतलब है कि दो तरह का भारत में, देखिए भारत में ही ये दोनों देश, असम में इतनी आर्द्रता रहती है, इतना भीगा रहता है, इतनी अत्यधिक वर्षा वाले से यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि भारत में बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कहीं पर ऐसा है कि बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसा, तो इस तरह से ये और यहाँ पे देखिए ये भी बताया कि कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ पे ना हो, यहाँ के जंगलों में, जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले, ऐसा कोई वृक्ष भी नहीं है और ऐसा कोई जानवर भी नहीं है। यानी हर तरह का यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पे सभी प्रकार के खनिज हैं, सभी प्रकार का अनाज उगाया जाता है, सभी प्रकार के जानवर और वृक्ष हैं वनों में पाए जाते हैं। तो देखिए यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आबो हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति में विविधता है, यानी अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा है उनकी, अलग अलग रहन सहन, खान पान, सभ्यता, सब कुछ है उनकी, लेकिन क्या है, फिर भी एकता है। यानी विविधता में विविध प्रकार के हैं लेकिन सब में एकता है। तो क्या है, यहाँ की विविधता में अगर देखा जाए तो मनुष्य के जो भी रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। देखा जाए तो यानी जो ये सब क्या पड़ता है, ये उनके बहुत तेज़ी के साथ उनके शरीर और उनके मस्तिष्क पर, दिमाग पर पड़ता है। तो उसका जीता जागता सबूत कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। जीता जागता सबूत भारत में है कि अलग अलग यहाँ पर विविधता में एकता है। यहाँ पर क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग जिनकी, हमने आपको बताया, जिनकी अलग अलग वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, बोलियां हैं, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी भारत में क्या है, विविधता में एकता है। अब आता है आपका गद्यांश 2। देखिए भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यानी यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, अलग अलग सबके धर्म हैं, विविधता में एकता है ना यहाँ पे। तो ये पूरे देश हमारे भारत में विविधता में, नहीं विविध प्रकार के लोग हैं लेकिन फिर भी सब में एकता है। तो सारी दुनिया के, ऐसा लगता है सारी दुनिया के सभी देशों के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर भारत के लोगों को देखकर ऐसा लगता है लेखक को जैसे कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर, उनमें से थोड़े थोड़े आकर यहाँ पर बस गए हैं, जो थोड़ी बहुत संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। और जिस तरह की यहाँ की बोलियों की गिनती, जिस तरह यहाँ कह रहे हैं यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे लोग, जो भारत में लोग रहते हैं, उनकी कितनी तरह की बोलियाँ हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, उसकी गिनती करना भी आसान नहीं है।
तभी तो यहाँ लेखक ने हमारे भारत में कहा जाता है सर्वधर्म समभाव। ये क्या है? सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म में समानता है, सभी धर्म में समानता का भाव है। यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति का ये मूल तंत्र है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल तंत्र क्या है? सर्वधर्म समभाव, यानी सर्वधर्म समभाव ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का यहाँ पे मूल तंत्र है। इन विभिन्नताओं को देख करके अगर परिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। कोई अपरिचित आदमी अगर यहाँ पर अपरिचित व्यक्ति अगर अन्य देश से आ जाता है, अगर वो देश देख करके कि भारत एक देश ना होकर विभिन्न देशों का समूह है, अगर घबरा कर ये कह दे कि अनेक देशों का समूह है, विभिन्न देशों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक जाति नहीं, ये अनेक जातियों का समूह है। भारत में एक जाति या एक धर्म नहीं है, यहाँ पर अनेक जातियों अनेक धर्मों का समूह है। जिस मतलब जो कि अगर हम देखा जाए तो उसे हम राष्ट्रीयता में गिन सकते हैं या राष्ट्रीयता में गिना जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अगर हम गहराई से देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जितनी भी मतलब प्राचीन संस्कृतियाँ रही हैं, प्राचीन संस्कृतियों का जो समावेश रहा है भारतीय संस्कृति को वो और ज़्यादा गौरवशाली बना देता है। ठीक है, तो ये जो है एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है भारत, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत एक नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। और ये आपको गद्यांश 2 आपको जो है कॉपी में करना है, और इसके आप लोग कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन आपको इसके हल करने हैं। उसके बाद देखिए आता है गद्यांश 3 पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई, यानी विविधता में एकता। हमने आपको पहले बताई कि इन विभिन्नताओं में देखा जाए तो समता है, यानी समानता की भावना है, प्रेम है, एकता है, और अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे यानी ये जो विभिन्नताएं हैं ये सबको इस तरह से पिरो कर रखती है, एक सुंदरता ऐसे प्रदान करती है। सारी धर्म और सारी जाति के लोग, विभिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस तरह से एक समूह बना कर रहते हैं। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों और फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। जैसे कोई रेशमी धागा ले लो, उसमें अनेक प्रकार की सुंदर मड़ियाँ कह लो या मोतियाँ कह लो, सुंदर सुंदर मोतियाँ और अलग अलग तरह के फूलों को अगर पिरो करके एक सुंदर हार तैयार किया जाता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, तो सब एक साथ जुड़ जाते हैं ना। हार अगर पिरोते हैं हम अलग अलग मोतियों के, कई तरह की मोतियों को मिला करके हार बनाते हैं तो बहुत सुंदर हार बन जाता है। उसी तरह से कई तरह के फूलों को हम हार मिला के पिरो करके हार बनाते हैं, तब भी एक सुंदर सा हार तैयार कर देता है। तो इन मोतियों को ना हम उन हार से अलग कर सकते हैं, ना फूलों को अलग कर सकते हैं, ना ये अलग हो सकता है। अगर अलग होगा तो फिर वो हार की सुंदरता चली जाएगी। तो कह रहे हैं तो ऐसे ही हमारा देश है, हमारा भारत है, इसमें अलग अलग तरह के लोग रह करके एक सुंदर हार की तरह पिरोए हुए हैं, जो कभी भी किसी से अलग नहीं हो सकते हैं। और अलग होंगे तो क्या होगा, ये हमारा राष्ट्र तितर बितर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी सुंदरता चली जाएगी। और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों की मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से स्वयं सुशोभित होता है। ये तो है। इन्होंने देखिए ये भी कहा है कि ये जो हमारा जिस तरह से यानी हार है पिरोया जाता है, फूलों से बनाया जाता है, मोतियों से बनाया जाता है, उसकी सुंदरता और सब एकता हमें उसमें मतलब सुंदर से हार में दिखाई देती है। उससे भारत की एकता का उन्होंने की तुलना की है। लेकिन ये भी बताया कि अगर वो हार किसी के गले में चला जाता है, कोई फूलों का हार या मोतियों का हार पहन लेता है, तो वो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। यानी कि दूसरों की सुंदरता से वो स्वयं को सुशोभित करता है। वो उसकी सुंदरता और तब बढ़ जाती है जब वो दूसरों को अपनी ओर यानी दूसरों के गले में पहुंच जाता है। तो इस तरह से अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यानी दोनों मिल जाते हैं तो हार भी सुंदर लगने लगता है और वो व्यक्ति जो पहनता है वो भी सुंदर लगने लगता है। तो दोनों की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। अब आता है आपका गद्यांश 4। ये भी आपको कॉपी में करना है बच्चों। देखिए ये केवल काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। केवल काव्य की भावना नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि अगर कहा जाए जो फूलों और मोतियों की बात उन्होंने कही है तो ये केवल कविता नहीं है, ये केवल ये कवि की कल्पना नहीं है, एक यथार्थता है, एक सच्चाई है ये, और ऐतिहासिक सत्य है या सच्चाई है जो हज़ारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भरा भारत में व्याप्त है। देखिए उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से यानी एक ऐतिहासिक सत्य है कि हज़ारों वर्षों से अलग अलग युगों के
अलग युगों युगों से अलग अलग रूपों में देखा गया है। जिस तरह से बहुत सारी नदियां हैं और एक नदियों का प्रवाह है, झरने हैं, प्रपातों हैं, ये सब मतलब जल प्रपातों का मतलब होता है झरने। तो ये सारे झरने हैं, नदियां हैं, इनका प्रवाह क्या है, संगम स्थल बनकर के एक प्रकांड और प्रगाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत बड़ा, विशाल समुद्र में जाकर के सब व्याप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं भारत है हमारा, भारत समझ लो हमारा एक समुद्र है और हम सब उसकी नदियाँ और उसके झरने हैं, मिल कर के भारत में रह रहे हैं एक साथ। तो इसे भारतीय संस्कृति का नाम हम सब दे सकते हैं कि अलग अलग यानी हज़ारों वर्षों से जो झरने और नदियाँ बह रही हैं वो सब जाकर कहाँ मिलती हैं, एक बहुत बड़े विशाल गहरे सागर में मिल जाती हैं और अपना अपना अस्तित्व खो देती हैं। तो कहते हैं इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं मतलब। तो ये जो नदियों का उद्गम है, ना जाने कहाँ कहाँ से वो नदियाँ निकली हैं, कहाँ कहाँ से झरने निकले हैं, है ना। उनकी उद्गम यानी उन्नति उनकी अलग अलग हो सकती है और रही भी है, उनकी धाराएं भी अलग अलग बहती रही हैं। तो इस तरह प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न उसी तरह से जिस तरह से नदियों की अलग अलग उद्गम हो सकती है, उन्नति हो सकती है, कहाँ कहाँ से निकली हैं, उनकी धाराएं कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ बह रही हैं, सब अलग अलग हैं। जैसे भारत की बोलियाँ, भारत का रहन सहन, भारत का खान पान, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती है। ये जो नदियाँ बहती हैं यह प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बहती रहती हैं और उसको धरती को उपजाऊ भी बनाती हैं, जहाँ पर तरह तरह के अन्न उपजाए जाते हैं, फल और फूल की उपज होती है। पर उसमें एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है। इन नदियों में क्या बहता है, सारी नदियों का जल जो है वो शुद्ध है, सुंदर है, स्वस्थ है, शीतल है, तो बहता रहा है। उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है, यानी उद्गम यानी जहाँ से निकला उसकी जहाँ से उन्नति हुई, जहाँ से निकलने का स्थान होता है उसको कहते हैं उद्गम, और संगम यानी जहाँ पे मिलन होता है उसका मिलन होता है जाकर, सारी नदियों का मिलन कहाँ होता है, सागर में जाकर होता है। अब देखिए आपको इसका क्वेश्चन आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आपको इसके आंसर करने हैं, ठीक है। अब आता है आपका गद्यांश 5। देखिए गद्यांश 5 में ये भी आपको कॉपी में करना है बच्चों। गद्यांश 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय संस्कृति का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की जो समझ लो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है एक विशाल सागर में जाकर जैसे गिरने वाली बहुत सारी नदियाँ मिलकर के एक हो जाती हैं, वैसे यहाँ पर जितनी जातियाँ हैं, धर्म हैं, भाषाएँ हैं, वो सब मिल करके उन्हीं नदियों की भांति सब एक साथ मिल करके चल रही हैं, बह रही हैं। कह लो जैसे नदियों का जल बहता है वैसे सब एक साथ मिल करके रह रही हैं। और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न, यानी लेखक की इच्छा भी यही है, अभिलाषा माने भी इच्छा होता है और प्रयत्न माने कोशिश, उनकी कोशिश भी यही है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वो अमर तत्व देता रहे, यानी अमृत बनाता रहे। कह रहे हैं ये हमारी ये इच्छा है, हमारी अभिलाषा है और हमारी कोशिश है या प्रयत्न है कि जितनी भी अलग अलग बहती हुई नदियां हैं वो अभी भी उसी तरह बहती रहें और उनको अमृत तत्व देती रहें, यानी अमरता प्रदान करते रहें। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता हम सब में जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलती रहे और हम सबको अमृत प्रदान करती रहे। तो सब में यानी विविधता में एकता चलती रहे उसी तरह से। जो ज़माने के हज़ारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए। हज़ारों ज़माने के कितने सारे उतार चढ़ाव आए संसार में, लेकिन उन सारों थपेड़ों को, सारे मुसीबतों को, संघर्षों को हमारा जो भारत था वो सब बर्दाश्त करता हुआ हम आज भी वो हमारे अस्तित्व को उसने बनाए रखा है और रखेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। देखिए क्या कहा है इकबाल ने, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। देखिए क्या कह रहे हैं, बाकी मगर है अब तक, यानी कितने सदियों से नीचे से अगर हम ले लेते हैं तो दुश्मन दौर यानी हर दौर में हमारे दुश्मन रहे हैं, हर दौर में ये ज़माना हमारा दुश्मन रहा है। आज से नहीं, सदियों से दुश्मन हमारा, ये ज़माना हमारा दुश्मन रहा है। लेकिन क्या है, कुछ तो बात है भारत में, कुछ तो बात है कि वो हमारी हस्ती को मिटा नहीं पाया, आज तक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, नहीं तो और आज तक हमारा जो नामो निशान है कोई भी मिटाने की बहुत कोशिश की कि भारत के नामो निशान को मिटा दें, लेकिन वो मिटा नहीं पाया। ठीक है, इसके आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसमें थर्ड वाला नहीं करना है, आपको 2, 4 और 5 करना है। ओके।
अब ये आपका कंप्लीट हो गया है। आधा चैप्टर हमने आज आपको मैं कहना चाहिए पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया है, और इसके बाद हम आपको पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, सी यू।